वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रोहित और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी फ्लेमिंगो बुक का पहला चैप्टर द लास्ट लेसन। ये क्लास 12th के बच्चों के लिए है, स्पेशली जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, जो हिंदी मीडियम से आते हैं, उन लोगों के लिए इस क्लास को स्टार्ट किया जा रहा है। क्योंकि ऐसे बच्चों को जब से एनसीईआरटी का सिलेबस आया है इंग्लिश का, ऐसे बच्चों को इंग्लिश को पढ़ने में, समझने में काफ़ी प्रॉब्लम हुई है। तो इसलिए इस चैनल पर हम एक एक चैप्टर को फ्लेमिंगो और विस्टा के प्रॉपर पढ़ेंगे और आपको इस चैनल पर एक एक चैप्टर के नोट्स भी दिए जाएंगे। तो चलिए आज हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, द लास्ट लेसन। गर्मियों की छुट्टियां हैं। इन गर्मियों की छुट्टियों में अब आप स्कूल शुरू होने से पहले आप चाहें तो अपने कुछ चैप्टर पहले से ही तैयार करके रखें। तो पहला हमारा जो चैप्टर है वो है द लास्ट लेसन। इसके हम ऑथर के बारे में पढ़ेंगे। ऑथर हैं इसके अल्फोंस डोडेट। इनकी जो जन्म है वो हुआ 1840 यानी 1840 में, और इनकी जो डेथ है वो होती है 1897 1897 में इनकी क्या हुई, डेथ हो जाती है। ये एक फ्रेंच नोवेलिस्ट, एक फ्रांस के उपन्यासकार थे। याद रखना है आपको, नोवेलिस्ट का मतलब क्या होता है, उपन्यासकार, जो उपन्यास लिखते हैं, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और छोटी छोटी कहानियाँ भी लिखा करते थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको प्रूशियन वॉर। ब्रैकेट में लिखा है 1870 to 1871। जो लास्ट लेसन लिखा गया हमारा चैप्टर, वो तब लिखा गया जब फ्रैंको प्रूशियन वॉर क्या है, शुरू हो चुका था। फ्रैंको प्रूशियन वॉर की शुरुआत हुई थी 1870 में, और ये वॉर चला था 1871 तक, इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रूशिया लेड बाय बिस्मार्क। इस वॉर में, इस लड़ाई में फ्रांस को हार मिली। डिफीटेड का मतलब होता है हार जाना, ठीक है। और किसके द्वारा हार मिली? प्रूशिया। जो प्रूशिया के साथ फ्रांस की लड़ाई हो रही थी, उस प्रूशिया के साथ फ्रांस को हार मिली। और प्रूशिया जो आर्मी थी उसके उस समय जो बोल सकते हैं सेनापति थे, वो कौन थे? बिस्मार्क थे। Prussia then consists of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria। अब जो प्रूशिया है, उस समय का प्रूशिया और आज के समय का जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, यानी ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्से, जर्मनी एक पूरा देश और पोलैंड पूरा देश, ये सब मिलकर ही क्या बना था? पहले प्रूशिया बना था। आज प्रूशिया क्या हो चुका है? डिवाइड हो चुका है। तो प्रूशिया से जर्मनी निकला एक कंप्लीट नेशन, प्रूशिया से पोलैंड भी निकला, और कुछ हिस्से जो ऑस्ट्रिया है उसके भी कुछ हिस्से क्या है, प्रूशिया से अलग होकर निकले। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये 1 नंबर का परीक्षा में, एग्ज़ाम में ऑब्जेक्ट आता है कि प्रूशिया किन देशों से मिलकर बना था, तो आपको यहाँ पर याद होना चाहिए जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। In this story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands। जो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में फ्रांस के 2 इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट, फ्रांस के 2 इम्पॉर्टेंट ज़िले, लॉरेन एंड अल्सैस, वो किसके पास चले जाते हैं? प्रूशिया के हाथ चले जाते हैं, या प्रूशिया उनको टेक ओवर कर लेता है, ठीक है। क्योंकि फ्रांस की हार हो जाती है, तो जो इम्पोर्टेंट 2 डिस्ट्रिक्ट हैं फ्रांस के, वो किसके पास चले जाते हैं? प्रूशिया के पास चले जाते हैं। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफ़ेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। इस कहानी में ये पूछा गया है, कहा गया है कि इस कहानी को आप पढ़ें और ये बताएं कि इस कहानी को पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आया कि युद्ध का प्रभाव, बोल सकते हैं आप, किस प्रकार से स्कूली जीवन पर पड़ता है। ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है और आपसे जानना चाहते हैं, जो हमारे ऑथर हैं वो जानना चाहते हैं कि युद्ध का प्रभाव किस प्रकार से स्कूली जीवन पर
पड़ता है। ठीक है, तो चलिए, ये हमारा था अबाउट द ऑथर। हमने समझा ऑथर हैं अल्फोंसो डॉटिच। ठीक है, इनका डेट ऑफ बर्थ है 1840 और डेथ है इनकी 1897। ये एक फ्रेंच नोवेलिस्ट थे, ये भी हमने यहाँ पर देखा। ये जो हमारा लास्ट लेसन है वो कब लिखा गया? फ्रैंको प्रूशियन वॉर, जब फ्रांस और प्रूशिया का क्या चल रहा था, युद्ध चल रहा था, तब ये क्या लिखा गया? चैप्टर लिखा गया। और साथ में हमने ये भी पढ़ा कि जो प्रूशिया है वो किन 3 देशों से मिलकर बना है? जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। ये इम्पॉर्टेंट हमारे क्या थे? कुछ फैक्ट थे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। अब हम चलेंगे अपने चैप्टर की शुरुआत पर। आप देखें यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस लिखे हुए हैं। ये फ्रेजेस चैप्टर के बीच में से ही यहाँ पर निकाल कर रखे गए हैं। आपको इन फ्रेजेस को पढ़ना है और इनकी मीनिंग को क्या है? जानना है। तो चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जहाँ जहाँ ये फ्रेजेस आएंगे वहाँ वहाँ मैं आपको इनका मीनिंग भी क्या करूँगा? एक्सप्लेन करूँगा। जब ये चैप्टर मैं शुरू कर रहा हूँ तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप इस चैप्टर की 2 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर के बारे में जान लीजिए। इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कौन? मिस्टर हैमिल। याद रखना है आपको, सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है इस चैप्टर का मिस्टर हैमिल, जो कि ये क्या हैं? टीचर हैं, जो काफ़ी लंबे टाइम से फ्रेंच लैंग्वेज को क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। और एक और कैरेक्टर है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो कैरेक्टर कौन है? हमारा नैरेटर, जो इस कहानी को क्या कर रहा है? सुना रहा है। उस नैरेटर का क्या नाम है? आप जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे आपको नैरेटर का नाम भी क्या चल जाएगा? पता चल जाएगा। मैंने एक नेम आपको क्या कर दिया है? बता दिया है। तो एक टीचर है एम हैमिल, जो लंबे समय से क्या कर रहे हैं? फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और एक हमारा नैरेटर है जो इस कहानी को क्या कर रहा है? सुना रहा है। I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participle, and I did not know the first word about them. I started for school very late. मैंने स्कूल जाना बहुत देर से ही क्या किया? शुरू किया। That morning, उस सुबह मैंने स्कूल जाना बहुत देर से क्या किया था? शुरू किया था। And was in great dread. Was in great dread. In great dread of का मतलब होता है किसी चीज़ से बहुत डरा हुआ होना। तो उस दिन मैंने सुबह स्कूल जाना बहुत देर से शुरू किया था। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कॉल्डिंग, और मैं काफ़ी डरा हुआ था किस चीज़ से? स्कॉल्डिंग। स्कॉल्डिंग का मतलब होता है डांट, और मैं काफ़ी डरा हुआ था किससे? डांट से डरा हुआ था कि मुझे कोई डांटेगा, इसीलिए मुझे काफ़ी क्या था? डर था। Especially because M. Hamel had said that he would question us on participle. खासकर जो हमारे M. Hamel हैं, टीचर हैं, जो फ्रेंच पढ़ाते हैं, had said that he would question us on participle. उन्होंने कहा था कि वो हमसे पार्टिसिपल के बारे में क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे, प्रश्न पूछेंगे। तो पार्टिसिपल एक टॉपिक है। ठीक है, तो एम हैमिल ने कहा था कि वो पार्टिसिपल के बारे में क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे। इसलिए जो हमारा नैरेटर है वो स्कूल जाने के लिए देरी से निकला सुबह सुबह, और उसे काफ़ी डर था कि अगर वो स्कूल जाएगा तो कहीं उसे अपने टीचर की क्या ना पड़े? डांट ना पड़े। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम। और जैसा कि बताया है कि एम हैमिल पार्टिसिपल के बारे में क्वेश्चन पूछने वाले थे, तो हमारा नैरेटर कह रहा है आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, कि मैं पार्टिसिपल के बारे में एक शब्द भी नहीं जानता था कि पार्टिसिपल कहलाता क्या है।
For a moment I thought of running away and spending the day out of door. For a moment, एक क्षण के लिए, I thought मुझे लगा, running away कि मैं यहाँ से दूर भाग जाऊँ, and spending the day out of doors और मैं अपना सारा दिन घर के बाहर ही क्या करूँ, बिताऊँ। ठीक है, घर में भी नहीं रहूँ, स्कूल भी नहीं जाऊँ, सिर्फ घर के बाहर इधर उधर घूमने में ही अपना क्या करूँ, सारा वक्त बिता दूँ। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, बाहर का नज़ारा काफ़ी वार्म था, उसमें गर्मी थी, बाहर काफ़ी क्या थी, गर्मी। वार्म का मतलब होता है इतना टेम्परेचर जिसमें व्यक्ति को ना तो बहुत गर्मी लगे और ना ही बहुत क्या लगे, ठंडी लगे। तो इसका मतलब है कि बाहर बहुत गर्माहट थी। सो ब्राइट और अच्छी खासी क्या थी, रोशनी थी। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ वुड्स, और जो पक्षी हैं वो चिरपिंग चहचहा रहे थे, ऑन द एज ऑफ वुड्स, जंगल के बाहरी हिस्सों में पक्षी क्या कर रहे थे, चहचहा रहे थे। एज का मतलब होता है किसी चीज़ का बाहरी किनारा, उसे बोला जाता है क्या, एज। और बूट्स का मतलब क्या होता है, जंगल। तो यहाँ कहा गया है कि मौसम काफ़ी सुहाना था और पक्षी क्या कर रहे थे, चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड और खुले हुए मैदान में, बैक ऑफ द सॉमिल द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल, एक खुले हुए मैदान में, बैक ऑफ द सॉमिल किसके पीछे, सॉमिल के पीछे। अब ये सॉमिल क्या कहलाती है, देखिए सॉमिल कहलाती है, यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है, अ फैक्ट्री वेयर ट्रीज आर कट अप इनटू पीसेस विथ मशीन, एक ऐसा कारखाना जहाँ पर लकड़ियों को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या किया जाता है, काटा जाता है, चीरा जाता है, उसे बोला जाता है सॉमिल। तो एक खुले मैदान में लकड़ी के कारखाने के पीछे क्या, द प्रूशियन सोल्जर, प्रूशिया के जो सैनिक थे, वह ड्रिलिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ ड्रिलिंग का मतलब है सैन्य अभ्यास करना, जो मिलिट्री अपनी प्रैक्टिस करती है, ठीक है, उसे बोलते हैं ड्रिलिंग। तो जो प्रूशिया की सेना है वो क्या कर रही थी, अपना सैन्य अभ्यास कर रही थी। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल, ये सारे नज़ारे बहुत आकर्षक थे, किसकी तुलना में, रूल फॉर पार्टिसिपल, जो पार्टिसिपल का टॉपिक एम हैमिल मेरे टीचर ने मुझे दिया था, उसके जो रूल्स थे, उन नियमों की तुलना में ये बाहरी नज़ारे बहुत क्या थे, मन को लुभाने वाले थे। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, ये बात देखो यहाँ पर क्या कह रहा है नैरेटर, कि बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, लेकिन मेरे अंदर फिर भी क्या थी, स्ट्रेंथ, शक्ति थी, ताकत थी, रेसिस्ट, खुद को क्या करने की, रोकने की। किस चीज़ को रोकने की, अपने आप को रोकने की, कि मैं कहीं बाहरी नज़ारों में क्या ना हो जाऊं, खो ना जाऊं, और मैं स्कूल जाना क्या ना कर दूं, छोड़ ना दूं। तो ये बोल रहा है बाहर के नज़ारे बड़े आकर्षक थे, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को क्या किया, रोका। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं जल्दी ही कहाँ भागा, स्कूल के लिए भागा। When I passed the town hall, जब मैं गुजरा, कहाँ से गुजरा, टाउन हॉल से गुजरा। टाउन हॉल मतलब एक बहुत बड़ा, बोल सकते हो एक हॉल है, ठीक है, एक सार्वजनिक सभागृह है, ठीक है, जहाँ सारे लोग क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं। तो जब मैं टाउन हॉल से गुजरा, देयर वॉज अ क्राउड, वहाँ बहुत क्या थी, भीड़ थी। इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, ये बुलेटिन बोर्ड क्या है भाई, आज के समय में आप न्यूज़ कैसे सुनते हो भाई, अब टेलीविज़न देखते हो, इंटरनेट देखते हो, इससे पहले लोग रेडियो देखते हैं थे, न्यूज़पेपर भी आता है, लेकिन और पहले अगर जाएं तो न्यूज़ कहाँ से मिलती होगी, बुलेटिन बोर्ड से। यानी एक बहुत बड़ा बोर्ड होता होगा, वहाँ पर खबरें क्या की जाती होंगी, लगा दी जाती होंगी, जिससे लोग एक साथ इकट्ठे हो जाएं और उन खबरों को क्या करें, उस बोर्ड पर आकर पढ़ लें, ठीक है। तो
जब मैं टाउन हॉल से गुज़रा तो वहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ थी और सामने, किसके सामने? बुलेटिन बोर्ड के सामने, यानी जहाँ से लोग खबरें प्राप्त करते थे उस बोर्ड के सामने इकट्ठी क्या थी? भीड़ एकत्रित थी। फॉर द लास्ट 2 years पिछले 2 सालों से ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर हमारे यहाँ की सारी बुरी खबरें हमें कहाँ से मिलती थी? बुलेटिन बोर्ड से ही प्राप्त होती थी। यानी फ्रांस और प्रूशिया का जो भी युद्ध चल रहा है उससे जुड़ी हुई सारी खबरें इन्हें कहाँ से मिलती थी? बुलेटिन बोर्ड से ही क्या है? मिलती थी। जैसे द लॉस्ट बैटल्स, कि हम क्या हार गए? लड़ाई हार गए। द ड्राफ्ट, कोई मसौदा किसी चीज़ का जब हम क्या बनाते हैं, कुछ करने का एक प्रारूप बनाते हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं ड्राफ्ट। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और जो कमांडिंग ऑफिसर हैं उनकी क्या आदेश रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमें कहाँ पता चलती थी? बुलेटिन बोर्ड पर ही पता चलती थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, इसलिए मुझे अपने आप में ही लगा, अपने आप को बिना रोके हुए, कि वॉट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या नया मैटर हो सकता है, क्या नया मसला हो सकता है। ये जो बच्चा है ये स्कूल के लिए जा रहा है, रास्ते में उसे क्या दिखा? बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ दिखती है। ये पहले से जानता है कि बुलेटिन बोर्ड से उसको 2 साल से कैसी खबरें मिल रही हैं? बुरी खबरें मिल रही हैं। तो ये भी एक क्या होगी? कोई बुरी खबर ही होगी। तो अपने अंदर से सोचता है कि रुकने का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, और वो कहाँ के लिए आगे बढ़ जाता है? अपने स्कूल के लिए आगे बढ़ जाता है। आई होप ये पूरा का पूरा जो हमारा फर्स्ट पेज है ये आपको क्लियर हुआ होगा। कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स मैं आपको यहाँ बता दूँ जो मैंने यहाँ पर नोट डाउन करके लिखे हैं। यहाँ पर जो पहला वर्ड लिखा हुआ है इन ग्रेट ड्रेड ऑफ। इन ग्रेट ड्रेड ऑफ का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, फियरफुल इन एंटिसिपेशन ऑफ समथिंग यानी डर से, व्यक्ति जब अंदर से डरा हुआ हो क्योंकि उसे किसी चीज़ को क्या है? अपेक्षा है कि ये ऐसा होगा, इसलिए वो क्या है? किसी चीज़ से डरा हुआ है, ठीक है। तो किसी चीज़ की अपेक्षा से पहले से ही क्या होना? डरा हुआ होना, उसे बोलते हैं इन ग्रेट ड्रेड ऑफ। ये आपको याद रखना है। आप चाहें तो अपने कॉपी में, रजिस्टर में इन सारी वर्ड्स को नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि इन शब्दों के आपके एग्ज़ाम में एंटेनिम्स भी और सिनोनिम्स भी पूछे जा सकते हैं। तो अच्छा रहेगा कि आप अपनी फ्लेमिंगो बुक को खोल के रखें और किताब को वैसा ही पढ़ें जैसे एक ऑफलाइन क्लास में आपको टीचर क्या करते हैं? पढ़ाते हैं, ठीक है। जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आप कमेंट बॉक्स में आप चाहें तो डाउट्स भी अपने क्या कर सकते हैं? भेज सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड जो मैंने आपको पढ़ाया यहाँ पर सॉमिल। सॉमिल कहलाता है अ फैक्ट्री वेयर ट्रीज आर कट अप इनटू पीसेस विथ मशीन। एक कारखाना है जहाँ पर पेड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों द्वारा मशीन के द्वारा क्या किया जाता है? काटा जाता है। अगला वर्ड है ड्रिलिंग, टू प्रैक्टिस समथिंग स्पेशली मिलिट्री एक्सरसाइज, यानी सैन्य अभ्यास करना ही क्या कहलाता है? ड्रिलिंग कहलाता है। तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब हम अपने चलते हैं नेक्स्ट पेज पर कि जो हमारा नैरेटर है वो स्कूल के लिए आगे जा रहा है, ठीक है। सुहावना मौसम भी उसने क्या कर दिया है? इग्नोर कर दिया है। लोग बुलेटिन बोर्ड के सामने खड़े हैं, उनको भी उसने इग्नोर कर दिया। उसे लगा सारी खबरें बुरी ही होती हैं, तो अब कौन सी अच्छी खबर होगी? कुछ नया नहीं होगा। तो वो आगे स्कूल के लिए क्या हो जाता है? निकल जाता है। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो द ब्लैक स्मिथ वॉक्ड हु वॉज देयर with his apprentice reading the bulletin. Then इसके बाद as I hurried by as fast as I could go, जितनी जल्दी मैं जा सकता था मैं उतनी जल्दी गया। The black smith, वहीं पर एक ब्लैक स्मिथ। ये ब्लैक स्मिथ कौन कहलाता है? ब्लैक स्मिथ को हम बोलते हैं लोहार, जो लोहे वगैरह का क्या करता है? काम करता है। जो आयरन रिलेटेड वर्क करता है उसे हम बोलते हैं ब्लैक स्मिथ।
तो जितनी तेज़ी से मैं स्कूल के लिए जा सकता था मैं गया, लेकिन वहीं पर एक ब्लैक स्मिथ लोहार खड़ा हुआ था जिसका नाम क्या था? वॉक्टर। हु वॉज देयर, जो वहीं पर था बुलेटिन बोर्ड के पास, ठीक है, उसी भीड़ में। विथ हिज अप्रेंटिस, किसके साथ? अपने अप्रेंटिस। अप्रेंटिस क्या कहलाता है? अप्रेंटिस कहलाता है एक ऐसा पर्सन जो बहुत कम सैलरी में किसी स्किल को क्या करता है? सीखता है, ठीक है, यानी किसी चीज़ की ट्रेनिंग लेता है, चाहे वो फ्री में भी ले ले, ठीक है, क्योंकि उसे कुछ सीखना है, या थोड़े बहुत उसके बदले क्या ले ले, काम करने के बदले पैसे ले ले, उसे बोला जाता है क्या? अप्रेंटिस। तो अपने शिष्य के साथ, ठीक है, वॉक्टर जो लोहार है वो वहीं बुलेटिन बोर्ड के सामने खड़ा हुआ था, और मैं अपने स्कूल के लिए जितनी तेज़ी से जा सकता था उतनी तेज़ी से मैंने जाने की कोशिश की, ठीक है। रीडिंग द बुलेटिन, और वो वॉक्टर था ब्लैक स्मिथ, क्या पढ़ रहा था? बुलेटिन पढ़ रहा था, खबर पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, और खबर पढ़ने के बाद उसने मुझे बुलाया, पुकारा। डोंट गो सो फास्ट, इतनी जल्दी मत जाओ। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम अपने स्कूल में पर्याप्त समय रहते हुए भी क्या हो जाओगे? पहुंच जाओगे, यानी तुम्हारे पास काफ़ी समय है अब स्कूल जाने के लिए। आज तुम्हें इतने भागने की, इतना तेज़ दौड़कर जाने की क्या है? ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कोई खबर आई होगी, उस खबर को पढ़ा होगा वॉक्टर ने, तब जाके कह रहा है हमारे नैरेटर से कि भाई इतनी जल्दी स्कूल मत जाओ, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास बहुत समय है, कहाँ जाने के लिए? स्कूल जाने के लिए। अब क्या कारण है, क्यों बहुत समय है, वो हम जैसे जैसे चैप्टर को आगे पढ़ेंगे हमें क्या आएगा? समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है बब। बब का मतलब होता है इनफॉर्मली, बब में एक किसी लड़के के लिए क्या बोला जाता है? बब बोल दिया जाता है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फ़न ऑफ मी, तो जो हमारा नैरेटर है, नैरेटर मतलब कहानी कहने वाला, उसे ये लगा कि ये व्यक्ति जो वॉक्टर है मेरा क्या उड़ा रहा है? मेकिंग फ़न ऑफ मी, मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और वो नैरेटर बोलता है मैं तो एम हैमल के छोटे से बगीचे में हाँफते हाँफते क्या हो गया? पहुंच गया। आउट ऑफ ब्रीथ का मतलब क्या हुआ? ब्रीथ मतलब होता है सांस लेना, ठीक है। आउट ऑफ ब्रीथ का मतलब कि सांस ही नहीं हो, जब शरीर में ऐसा लगे कि दम पूरा क्या हो गया हमारा? निकलने वाला हो, ठीक है। तो आउट ऑफ ब्रीथ यानी सांसों की क्या हो? कमी सी हो जाए, तो उसे बोलते हैं आउट ऑफ ब्रीथ, यानी हाँफना। तो मैं एम हैमल, जो मेरे टीचर हैं, उनके लिटिल गार्डन में, छोटे से बगीचे में, जिसको उनका स्कूल कहा जाता है, ठीक है, उसमें मैं हाँफते हाँफते क्या हो गया? पहुंच ही गया। आई होप इतना सब आपको क्लियर हो गया होगा। इसके आगे का पढ़ते हैं। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन, सामान्यतः जब स्कूल क्या होता था? शुरू होता था। देयर वॉज अ ग्रेट बसल, बसल का मतलब हलचल, शोर शराबा। तो तब स्कूल में बहुत क्या होती थी? शोर शराबा होता था, नॉइज़ होती थी, हलचल होती थी। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिस नॉइज़ को, जिस शोर शराबे को सड़क पर भी क्या है? सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, कि स्कूल में डेस्क ओपन हो रही हैं, डेस्क क्लोज हो रही हैं, यानी डेस्क का खुलना, डेस्क का बंद होना, ये रास्ते पर भी क्या है? सुना जा सकता था। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिशंस, लेसन्स जो हैं, पाठ हैं, वो यूनिशंस यानी एक साथ पाठों को क्या किया जाता था? रिपीट किया जाता था, दोहराया जाता था। वेरी लाउड, बहुत ज़ोर ज़ोर से। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स, हमारे हाथों को हमारे कानों पर रखकर बहुत ज़ोर ज़ोर से एक साथ पाठ को क्या किया जाता था? रिपीट यानी दोहराया जाता था। टू अंडरस्टैंड बेटर, ताकि हमें पाठ बहुत अच्छे से क्या हो पाए? समझ में आ पाए।
एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। और अक्सर जैसा हमेशा होता था कि जो हमारे टीचर हैं उनका एक रूलर मतलब होता है स्केल, जिससे हम इंच और सेंटीमीटर क्या करते हैं, मेज़र करते हैं, उसे बोलते हैं रूलर। तो जो हमारे टीचर का बहुत बड़ा स्केल था वो बार बार क्या किया जाता था, रैपिंग मतलब पीटा जाता था, खटखटाया जाता था, ठोका जाता था। कहाँ पर? ऑन द टेबल। जो उनकी मेज थी बार बार उस स्केल को मेज पर पीटा जाता था। अक्सर आपने देखा है कि कभी टीचर को गुस्सा आता है, क्लासरूम में बहुत शोर शराबा हो रहा है, तो टीचर अपनी स्टिक को बार बार क्या करता है, पीटता है टेबल पर, जिससे बच्चे क्या हो जाएं, शांत हो जाएं। ठीक है। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल। तो ये हमारा नैरेटर कह रहा है कि अक्सर ये सारी चीज़ें होती थी कि डेस्क खुलती थी, बंद होती थी, बच्चे बैठते थे, बच्चे बाहर निकलते थे। ठीक है। बहुत ज़ोर ज़ोर से हम लोग क्या करते थे, पाठ पढ़ते थे। ठीक है। आवाज़ कहाँ तक जाती थी, सड़क पर जाती थी। टीचर अपने स्केल को टेबल से पीटते थे। लेकिन आज सब कुछ क्या था, शांत था। कोई किसी प्रकार की हलचल सुनाई ही नहीं दे रही थी। I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. I had counted on. मुझे counted on का मतलब होता है भरोसा। counted on का मतलब भरोसा। मुझे भरोसा रहता था। The commotion का मतलब भी होता है शोर शराबा। मुझे उस शोर शराबे पर भरोसा रहता था। टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, कि इतना शोर शराबा रहता था, उस शोर शराबे पर मुझे भरोसा रहता था कि मैं आसानी से बिना किसी को नज़र में आए मैं कहाँ चला जाऊँगा, अपनी डेस्क में चला जाऊँगा। अक्सर क्लासरूम में ज़्यादा हलचल होती है तो टीचर कई बार नहीं देख पाते हैं कि कौन जल्दी आया है, कौन देर से आया है। तो ये बोल रहा है कि अक्सर उस शोर शराबे पर मुझे इतना भरोसा रहता था कि मैं बिना एम हैमिल की नज़र में आए चुपचाप अपनी डेस्क पर क्या हो जाऊंगा, चला जाऊंगा और बैठ जाऊंगा। बट ऑफकोर्स, लेकिन बिल्कुल, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। उस दिन सब कुछ इतना शांत था जैसे कैसा हो, रविवार की सुबह हो। कोई हलचल नहीं, कोई शोर शराबा नहीं। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट। खिड़की से मैंने अपने सहपाठियों को क्या किया, देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो अपने स्थान पर पहले ही बैठ चुके थे। एंड एम हैमिल वॉकिंग अप एंड डाउन, और जो मेरे गुरु हैं, टीचर हैं एम हैमिल, वो आगे पीछे क्या हो रहे हैं, होते रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं, आगे पीछे विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और जो उनका डरावना लोहे का स्केल है उन्होंने अपने वो बाजू के नीचे क्या करके रखा है, दबा के रखा है, और आगे पीछे चल रहे हैं। आई हैड टू ओपन द डोर। अब मेरी मजबूरी थी कि मुझे क्या खोलना पड़ा, दरवाज़ा खोलना पड़ा। एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और मुझे सभी के सामने क्या है, जाना ही पड़ा। यू कैन इमेजिन, आप इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, कि मैं कितना शर्मिंदगी से भरा हुआ था, कितनी मुझे शर्म आ रही थी। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, और मैं कितना घबराया हुआ था इस चीज़ की, आप क्या कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एम हैमिल सॉ मी, एम हैमिल ने मुझे देखा, मेरे टीचर ने मुझे देखा। एंड सैड वेरी काइंडली, और बड़े ही दयापूर्वक कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, अपने स्थान पर जल्दी से जाओ। लिटिल फ्रांज, छोटे फ्रांज, अपने स्थान पर जल्दी से जाओ। तो आप समझ गए होंगे कि जो हमारा नैरेटर है उस नैरेटर का नाम क्या है, फ्रांज। नैरेटर का नाम क्या है, फ्रांज, अब याद रखना है। तो एम हैमिल ने कहा कि लिटिल फ्रांज, जल्दी से तुम अपने स्थान पर जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही कक्षा क्या करने वाले थे, शुरू करने वाले थे। ये किसने कहा, एम हैमिल ने, हमारे नैरेटर जिसका नाम फ्रांज है उससे कहा।
आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ वर्ड्स एक पैराग्राफ और हम देख लें। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। मैं उछल के कहाँ पर, अपनी बेंच पर से उछल के मैं कहाँ बैठ गया, अपनी डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक नहीं। व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइड, तब तक नहीं जब तक मैं अपने डर से थोड़ा क्या आया, बाहर आया। डिड आई सी, तभी मैंने देखा दैट अवर टीचर, कि जो हमारे टीचर हैं एम हैमिल, हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि उन्होंने बहुत सुंदर ही अपना क्या पहना हुआ है, आज हरे रंग का कोट पहना हुआ है। ठीक है, तो ये सारा जो इवेंट, सारी जो आपको घटनाक्रम समझ में आ रहा है नैरेटर शुरुआत से, कि किस प्रकार से आज वो स्कूल जाने के लिए उसको देर की उसने, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसको टीचर एम हैमिल की डांट ना पड़े, क्योंकि टीचर एम हैमिल ने उससे कहा था कि वो पार्टिसिपल से रिलेटेड उससे क्या करेगा, क्वेश्चन करेगा। साथ में उसने बाहर का अच्छा सुहावना मौसम देखा, पक्षियों को चहचहाते देखा, लेकिन फिर भी वो रुका नहीं। इसके बाद उसने बुलेटिन बोर्ड पर देखा कि भीड़ इकट्ठी है। ठीक है, इसके बाद भी उसे लगा कि यहाँ पर कोई नई चीज़ नहीं होगी, वही पुराने मसले होंगे। फिर भी एक ब्लैक स्मिथ ने उसे रोका, जिसका नाम वॉक्टर था, कि बच्चे मत जाओ, तुम्हारे पास स्कूल जाने के लिए बहुत समय है। फिर भी वो बच्चा नहीं रुका और स्कूल आया तो उसे सब कुछ अजीब देखने को मिला कि स्कूल का पूरा माहौल ही आज क्या है, शांत है। और एक सबसे अनोखी चीज़ कि आज उसके टीचर ने सबसे सुंदर हरे रंग का क्या पहना हुआ है, कोट पहना हुआ है। इसके आगे का चैप्टर हम अपने अगली क्लास में कवर करेंगे, लेकिन जो हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं आज हम उन्हें देखें। देखिए, रैपिंग का मतलब मैंने क्या बताया, किसी चीज़ का बार बार पीटना। लिखा हुआ है टू हिट अ हार्ड ऑब्जेक्ट और सरफेस सेवरल टाइम्स क्विकली एंड लाइटली मेकिंग अ नॉइस, यानी किसी सख्त चीज़ को क्या करना, किसी सतह पर बार बार पीटना, यानी यहाँ लिखा है खटखटाना। काउंटेड ऑन का मतलब है रिलाई ऑन समवन और समथिंग, किसी व्यक्ति पर या किसी वस्तु पर क्या करना, विश्वास करना। किसको, यानी जो हमारा फ्रांज है, नैरेटर है, उसको किस चीज़ पर विश्वास था, शोर शराबे पर विश्वास था कि क्लास में इतनी हलचल शोर शराबा होता था, वो आराम से बिना अपने टीचर की नज़र में आए वो कहाँ बैठ जाता था, अपनी बेंच पर जाके बैठ जाता था। कमोशन, ग्रेट नॉइज़ और एक्साइटमेंट, बहुत अधिक शोर शराबा होना, ठीक है, शोरगुल होना, उसे क्या बोला जाता है, कमोशन बोला जाता है। तो आई होप आज आप सभी को ये जितना चैप्टर हमने हमारी क्लास 12th का अभी पढ़ा है वो चैप्टर आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, लास्ट लेसन हम पढ़ रहे हैं अपना पहला चैप्टर, पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे। चैप्टर पढ़ने के बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे। ठीक है, जो इस चैप्टर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो हम सारी चीज़ें यहाँ पर क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, और भी जो चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पर आपको पढ़ाई हैं, अप्रेंटिस मतलब मैंने क्या बताया आपको कि किसी हुनर को सीखने के लिए कम वेतन पर क्या करना, काम करना। ठीक है, उसे बोलते हैं अप्रेंटिस। क्लियर। बसल मैंने क्या बताया, हलचल या शोर शराबा। और यहाँ देखो एक शब्द और लिखा हुआ है रूलर, इसका मतलब क्या है कि आ स्ट्रेट पीस ऑफ वुड प्लास्टिक मार्क्ड इन सेंटीमीटर, यानी एक सीधी स्टिक जिस पर सेंटीमीटर और इंचेस के क्या होते हैं, साइन होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, रूलर को बोलते हैं। तो आई होप सारा कुछ आपको क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का क्या करेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।